मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स में जो एक्सरसाइज 4.3 चल रही थी बच्चों, उसमें कुछ क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से आए हुए हैं और उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये रहेगा आज का क्लास 10th और मैथ्स सब्जेक्ट मैथ्स और जो एक्सरसाइज होगी बच्चों 4.3, यह एनसीईआरटी की बुक से 4.3। तो आइए देखा जाए 4.3 में क्वेश्चन नंबर 4.3 में क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यह बोर्ड के एग्जाम में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और इस सवाल को बहुत धैर्यपूर्वक, बहुत धीरे धीरे इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। दे रहा कि मैसूर और बंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। पहले ध्यान दीजिए बच्चों, ऐसे सवाल को 2 स्टेप में इसमें समीकरण बनाते हैं। जैसे मैं मान लेता हूं कि यहां से ए से बी कोई 2 स्टेशन के बीच की दूरी है और ये स्टेशन जो लिखा हुआ है ये मैसूर है और बंगलौर है। तो मैसूर और बंगलौर के बीच की जो दूरी है बच्चों, यह जो दूरी दिया हुआ है, यह दिया हुआ है दूरी 132 किलोमीटर। 132 किलोमीटर दूरी दिया हुआ है और अब इसकी जो रेलगाड़ी है सवारी गाड़ी दिया हुआ है, तो सवारी गाड़ी की औसत चाल हम लोग पहले लिख लेते हैं। माना सवारी गाड़ी की औसत चाल लिख लेते हैं हम लोग बच्चों x किलोमीटर प्रति घंटा। और मैसूर से बंगलौर तक सवारी गाड़ी को जाने में लगा समय जो हम लोग मान लें बच्चों, इसको समय को हम लोग t मान लेते हैं। तो इससे एक समीकरण हम लोग बना लेंगे। और समीकरण क्या बनाएंगे बच्चों, ध्यान देना। आप लोग जानते होंगे चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या होगा बच्चों, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल होगा। तो समय को आपने क्या माना, t मान लिया। माना सवारी गाड़ी की औसत चाल इतना है और सवारी गाड़ी को ए से बी तक यानी कि मैसूर से बंगलौर तक जाने में लगा समय t घंटा मान देते हैं। t घंटा मान देते हैं, t घंटे। समय घंटे में ही दिया होगा।
ठीक है, अब हम लोग t बराबर जब लिखेंगे तो दूरी क्या दिया है बच्चों, 132 हो गया, 132 हो गया। और चाल जो दिया है, चाल को आपने क्या माना है, यक्स माना है। तो यह जो हो गया 132 बटा यक्स, और समय जो हो गया यह घंटा में हो गया। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान देंगे। फिर एक बार समझिए, यहां से समय बराबर दूरी बटा चाल, जो समय को क्या आपने माना t, तो t बराबर लिख देंगे, दूरी की जगह पर हो जाएगा दूरी की जगह पर यहाँ 132 किलोमीटर, और नीचे जो है यक्स जो है किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप लोग यहाँ से इस तरह से देखना चाहें तो यह हो गया 132 किलोमीटर और प्रति घंटा, तो घंटा यहाँ हो गया। और जो यक्स है 132 दूरी थी सारी, यहां से t बराबर जो आया, दूरी जो है 132 किलोमीटर हो गया, और चाल जो है यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह यक्स किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा बच्चों, और यक्स चला जाएगा ऊपर, तो t बराबर मिलेगा 132 बटा यक्स, और यह यक्स हो गया, अर्थात 132 बटा यक्स घंटा हो गया। इसको समीकरण 1 मान देंगे। अब दूसरे स्टेप में देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, कह रहा कि सवारी गाड़ी में 1 घंटा कम समय लेती है, एक्सप्रेस गाड़ी है। तो अब वही दूरी ए से बी की दूरी ही दूसरे स्टेप में हम लोग चलेंगे, ये दूसरे स्टेप में हम लोग चलेंगे, और ये फर्स्ट स्टेप में चल रहे थे। तो दूसरे स्टेप में भी वही होगा, दूरी जो हो जाएगी इसकी 132 किलोमीटर, और एक्सप्रेस गाड़ी को जो समय इसमें लगेगा, समय जो लगेगा वो कह रहा कि इससे जो समय लगा है उससे उसमें समय कम लग रहा है। कितना कम लग रहा है बच्चों? 1 घंटा कम समय लग रहा है। तो इसका जो समय हो जाएगा यह होगा t माइनस 1 घंटा हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, तो जो एक्सप्रेस गाड़ी है ये सवारी गाड़ी है, और एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल क्या होगी, एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल। औसत चाल का मतलब यह होता है बच्चों कि जो उसका रेशियो निकाला गया है, यानी न तो वो ज्यादा और न तो कम, एक समान स्पीड की एक रेशियो निकाला गया। तो एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल जो होगी बच्चों, यहां से सवारी गाड़ी की अपेक्षा एक्सप्रेस गाड़ी की चाल अधिक है। और कितना अधिक है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो अब ध्यान देना कि सवारी गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल इससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होगी। तो x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब ध्यान देना बच्चों सवाल पे कि एक सवारी गाड़ी थी जो मैसूर से बंगलौर तक 132 किलोमीटर की दूरी t समय में तय कर रही थी। किस चाल से? x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही थी बच्चों। तो यहां से एक समीकरण हम लोगों ने t बराबर निकाल दिया, और सवारी गाड़ी के अपेक्षा जो एक्सप्रेस गाड़ी की स्पीड ज्यादा है बच्चों। कितना ज्यादा है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी रेशियो ज्यादा है। तो इसकी सवारी गाड़ी की अगर औसत चाल x होगी और उससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वो ज्यादा उसकी स्पीड होगी, तो उसकी जो एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल हो जाएगी x प्लस 11 किलोमीटर हो जाएगी। अब क्या होगा बच्चों? अब यहां से भी हम लोग लिखेंगे कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या होगा बच्चों? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल होगा।
तो इसका जो समय है, यह समय लग रहा है कितना, t-1 लग रहा है। तो यहां से लिखेंगे t-1, और दूरी कितना बच्चों इसकी हो रही है, यह भी 132 ही हो रही है किलोमीटर। और यहां से लिखेंगे चाल जो इसकी है x प्लस 11 हो गया, और किलोमीटर प्रति घंटा, तो घंटा ऊपर चला जाएगा, यह इससे कट जाएगा, तो यह आ जाएगा t-1 बराबर हो जाएगा 132 बटा x प्लस 11, और यह घंटे, यह भी आ गया, यह घंटा जो भी यहां से लिखे यह दूसरा हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों प्राप्त हो गए। अब सवाल में कह रहा है क्या कि सवारी गाड़ी की औसत चाल, यानी दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल बताइए। तो इसका मतलब कि सवारी गाड़ी की औसत चाल हम लोगों ने क्या माना है, x, और एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल हम लोगों ने कितना माना, x प्लस 11, अर्थात हम लोग को x का मान निकालना पड़ेगा। तो x का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान देना बच्चों। यहां से समीकरण 1 से t का मान हम लोग यहां पर पुट करेंगे, तो यह आ जाएगा 132 बटा x होगा बच्चों, -1 हो गया बराबर 132 बटा, और यहां होगा x प्लस 11 हो गया। अब इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 132 बटा x माइनस 132 बटा x प्लस 11 बराबर 1 हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसमें से 132 हम लोग कॉमन कर लें, तो 132 जब कॉमन हो जाएगा बच्चों तो मिलेगा क्या, 1/x माइनस 1/x प्लस 11, और इधर हो गया बच्चों 1 हो गया। 132 इधर जाएगा तो 1/132 हो जाएगा, यहां होगा 132, और इसका एलसीएम, सॉरी इसको 132 को मैं इधर लिख देता हूं, तो यह हो जाएगा 1/132 हो गया। और इसका जब एलसीएम लेंगे बच्चों तो x और x प्लस 11 होगा बच्चों। तो यहां से x प्लस 11 का यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, अर्थात तिर्यक का गुणा करेंगे बच्चों, तो यह आ जाएगा x प्लस 11 होगा, और माइनस क्या हो गया, x हो गया। अब हम लोग यहां पर सॉल्व कर देते हैं बच्चों, तो यहां से क्या होगा, x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और इसका जब तिर्यक का गुणा करेंगे बच्चों तो x स्क्वायर प्लस 11x होगा, x स्क्वायर प्लस 11x हो गया, बराबर क्या हो गया, 11 गुणा के 22, और 11 तिया 33, और 2 35, 3 हो गया, 11 कम 11 और 3 14। अब इसको हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे बच्चों, तो x स्क्वायर प्लस 11x माइनस हो गया 14, 52 बराबर 0। अब यहां से हम लोग को x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, ध्यान देना, इसका हम लोग को फैक्टर करना पड़ेगा। और फैक्टर कैसे करेंगे, ध्यान देना कि 11 गुणे 132 था, इधर ध्यान दीजिए, मैं यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से उसका फैक्टर बनाना है, तो 1452 है, और 1452 जो है माइनस में आ रहा है। तो ऐसा दो गुणनखंड खोजना है बच्चों जिसका गुणा कर दें तो माइनस 1452 भी आ जाए, और उन दोनों गुणनखंडों को जब जोड़ा जाए या घटाया जाए तो प्लस 11 आना चाहिए बच्चों। अब थोड़ा ध्यान दीजिए यहां से, अब यहां से क्या हम लोग करेंगे कि 1452 को हम लोग तो लिख सकते थे 11 गुणे 132, 11 गुणे 132,
अब यहां से क्या करेंगे कि 11 गुणे इसको फिर 11 से या 4 से हम लोग काट देते हैं। तो 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12, तो यह हो जाएगा 11 चौक 44 हो गया और 33 हो गया। मगर गुणा करने पर यह प्लस में आएगा, तो गुणा करने पर बच्चों ये माइनस में आना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों में से किसी को माइनस में करना पड़ेगा, और माइनस का मतलब कि आप छोटे वाले को हम लोग माइनस कर दें और बड़े वाले को हम लोग प्लस कर दें। तो अब देखिए 44 और माइनस 33 को ऐसे गुणनखंड बन रहा है बच्चों, जिसको अगर जोड़ दिया जाए तो प्लस 11 भी आ जाएगा, और इन दोनों का गुणा कर दिया जाए तो माइनस 1452 भी आ जाएगा। तो अब हम लोग इसके आगे यहां से सॉल्व करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 44 एक्स लिख देंगे और माइनस 33 एक्स लिख देंगे और माइनस 1452 हो गया बराबर 0। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा x प्लस 44 हो जाएगा, और माइनस 33 कॉमन ले लेंगे तो यह भी होगा x प्लस 44 हो गया बराबर 0 हो गया। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 44 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 33 होगा बराबर 0। तो यहां से अगर हम लोग लिखते हैं कि यदि x प्लस 44 बराबर 0 करें तो x बराबर माइनस 44 हो जाएगा, और दूसरा मान अगर हम लोग x माइनस 33 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर क्या होगा बच्चों, 33 हो जाएगा। तो निगेटिव वाला चिन्ह हम लोग, जो साइन इसका निगेटिव है उसके मान को हम लोग छोड़ देंगे, जो पॉजिटिव मान आएगा उसी पर हम लोग आंसर बनाएंगे। तो अब आंसर क्या होगा बच्चों, ध्यान देना, इसको मैं मिटा देता हूं। तो आंसर जो आएगा, अब आंसर जो आएगा बच्चों यह आएगा कि सवारी गाड़ी की औसत चाल x माने हैं, अर्थात ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आई है, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग लिखेंगे सवारी गाड़ी की औसत चाल, सवारी गाड़ी की औसत चाल जो आएगी बच्चों यह आ जाएगी 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल, एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल जो आएगी बच्चों यह है x प्लस 11 है। तो x की जगह पर क्या हो गया, 33 और प्लस 11 हो गया किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात यह हो जाएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दो आंसर इस पे आएंगे, एक आएगा कि सवारी गाड़ी की औसत चाल, और दूसरा जो आएगा एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल आएगी। तो इस तरह से बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था मैं आपको समझाने का प्रयास किया, और हमें यकीन है कि आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा। इसको लिख लीजिए बच्चों, हम मिटाने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज 4.3 में अगला सवाल देखते हैं। ये बच्चों की तरफ से आया क्वेश्चन नंबर 11, और उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जो क्वेश्चन पूछे हैं बच्चे। अब चलते हैं, यह एनसीईआरटी की बुक से है, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा बच्चों, 10 नहीं सॉरी 11, 10 तो हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 11 है।
कह रहा कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक चीज ध्यान दीजिए बच्चों, अब हम लोग को दो वर्ग बनाना पड़ेगा और मान लेता हूं कि एक वर्ग है यह ए बी सी डी। तो जो ए बी सी डी जो वर्ग है, इस वर्ग की जो भुजा की लंबाई है मान लेते हैं कि यह x मीटर है। तो x मीटर माना वर्ग ए बी सी डी माना वर्ग ए बी सी डी माना वर्ग ए बी सी डी भुजा की माप x मीटर हमने मान लिया। और एक दूसरा हम लोग को बनाना पड़ेगा वर्ग जिसकी भुजा कुछ अलग हम लोग मान दें। एक वर्ग हमने लिया बच्चों, इस वर्ग को हमने बनाया यह वर्ग हम लोग मान देते हैं कि P है, Q है, R है और S है। और वर्ग P Q R S भुजा की माप माना वर्ग P Q R S भुजा की माप जो है इसको मैं y मीटर मानता हूं बच्चों। देखिए y मीटर हमने मान दिया है, इसका मतलब यह हो गया कि यह y मीटर इस वर्ग की भुजा की प्रत्येक माप हो जाएगी। इस सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। और यह x चारों भुजा की माप हो जाएगी। इसकी जो लेंथ है बच्चों यह x मीटर हमने मान दिया। अब सवाल में देखा जाए क्या कह रहा है। कह रहा बच्चों कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल जो होगा लिखेंगे वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल जो होगा बच्चों वह होगा भुजा का वर्ग, अर्थात हम लोग लिखेंगे x का स्क्वायर और यह हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और दूसरा जो वर्ग है P Q R S, यानी यहां से लिखेंगे वर्ग P Q R S का क्षेत्रफल देखेंगे। अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों तो यह हो जाएगा y का स्क्वायर यानी भुजा का वर्ग y स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल, तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे कि प्रश्नानुसार दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल अर्थात x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यह बराबर दे रहा है बच्चों 468 मीटर स्क्वायर। 468 मीटर स्क्वायर। एक चीज ध्यान देना बच्चों, यहां से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मीटर स्क्वायर इसमें भी होगा और 468 मीटर स्क्वायर इसमें भी होगा। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग सिर्फ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 और इसको मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। अब अगला स्टेप क्या कह रहा है बच्चों कि यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है। अब परिमाप समझिए बच्चों, तो वर्ग ABCD का परिमाप लिखें, वर्ग ABCD का परिमाप, वर्ग ABCD का जब परिमाप निकालेंगे बच्चों तो परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योगफल। जब किसी ट्रायंगल हो या यहां से रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, सबका अगर परिमाप निकालना हो तो उनके भुजाओं का योगफल करेंगे। तो वर्ग है तो वर्ग में कितनी भुजा होगी बच्चों, 4 होगी, और चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो यह हम लोग लिखेंगे कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, अर्थात AB की जगह पर भी x होगा, BC के स्थान पर भी x होगा, CD के स्थान पर भी x होगा और AD के स्थान पर भी x होगा। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं, चूंकि यह व्हाइट बोर्ड भर जाता है और मैथ में अगर कोई सवाल लगाते लगाते आधा तक लगाए फिर मिटा देंगे तो फिर कहाँ तक लगाए थे वो पता नहीं चल पाता है। नहीं तो हम और आपको एक्सप्लेन करके बताते बच्चों, मगर अब यहाँ पर समस्या यह है कि मिटा देने के बाद फिर वो कौन सा स्टेप कहाँ से समीकरण कहाँ तक लिखा था मैं वो भूल जाता हूँ। क्योंकि जब सामने रहते थे तो हम लोग बताते थे कि यहाँ तक आप लिखे हैं और इसको आपने मिटा दिया है सर। तो फिलहाल मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ बच्चों कि यहाँ से x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स आने की यह हम लोग लिख देंगे 4x लिख देंगे। इसी तरह से वर्ग PQRS का परिमाप देखेंगे, वर्ग PQRS का परिमाप अगर हम लोग निकालें बच्चों तो यह हो जाएगा y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई अर्थात 4y हो जाएगा। ठीक है, ये भी मीटर में आएगा और ये भी क्या आएगा, मीटर में आएगा। अब कह रहा है कि इनके परिमापों का अंतर जो है 24 मीटर है। तो पुनः प्रश्नानुसार हम लोग देखें, पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है कि इनके परिमापों का अंतर अर्थात 4x माइनस 4y और ये देखिए यह आया मीटर में आया बच्चों, ये 4x माइनस 4y ये भी मीटर में ये भी मीटर में, तो इनका अंतर जो आएगा वो भी मीटर में ही आएगा। अब यहां से आगे देखें कि इनके परिमापों का अंतर कितना दिया है बच्चों, 24 मीटर दिया हुआ है। यहां से हो गया 24 मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या हम लोग 4x माइनस 4y बराबर 24 हो गया। 4 अगर हम लोग यहां से कॉमन ले लें बच्चों तो x माइनस वाई बराबर 24 हो गया। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4 से हम लोग भाग दे देंगे बच्चों तो यह हो जाएगा 6 हो गया, अर्थात x माइनस वाई बराबर 6 आ गया। तो y का मान अगर हम लोग निकाले बच्चों तो x माइनस 6 आएगा, y बराबर आ जाएगा x माइनस 6 आ जाएगा। अब हम लोग इस समीकरण को दो चरों में नहीं बनाएंगे, एक चर में द्विघात समीकरण हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। जो द्विघात समीकरण पढ़े हैं हम लोग बच्चों, एक चर वाले में पढ़े हैं, तो एक चर में बनाने का मतलब यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं एक समीकरण यह बन गया और एक समीकरण यहाँ से आया था बच्चों। अब यहाँ से हम लोग दो चरों का द्विघात समीकरण बना हुआ है, उसको एक चर में द्विघात समीकरण हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए बच्चों अगला स्टेप हम लोग कैसे लगाएं, ध्यान देना। अब हम यहां से लगा देते हैं इसको, यहां से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर
468 और यह समीकरण 3 है बच्चों। तो समीकरण 2 यहां से हम लोग इसको 4 मान लेते हैं और समीकरण 4 से हम लोग y का मान यहां पर ले आकर के पुट करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। तो यह अगला स्टेप क्या मिलेगा बच्चों, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 468 हो गया। तो अब इसको अगर हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे बच्चों, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला जानते होंगे आप लोग। यह हो जाएगा x स्क्वायर a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, यानी यह हो जाएगा प्लस 36 हो गया और माइनस क्या हो जाएगा 12, 2ab होता है तो 6 गुना के 12 x हो जाएगा और बराबर 468 हो गया। तो यहां से अगर हम लोग देखें बच्चों तो x स्क्वायर और x स्क्वायर मिल करके 2x स्क्वायर हो गया और यह हो जाएगा प्लस 12x, नहीं सॉरी माइनस 12x होगा और यह आएगा तो माइनस हो जाएगा 468 यानी प्लस 36 और माइनस 468 बराबर 0। अब यहां से क्या होगा बच्चों, यह 2x स्क्वायर माइनस 12x और 36 इसमें से घटाएंगे, बड़ी संख्या माइनस में है इसलिए उसका जो चिन्ह आएगा बच्चों माइनस में ही आएगा। अब यहां से 8 में से 6 निकालेंगे तो 2 हो गया और यहां हो गया 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 हो जाएगा और 4 यहां से हम लोग इसको लिख देंगे बराबर 0, यानी 468 में से 36 निकालेंगे तो 432 हो जाएगा। अब इसमें से भी 2 अगर कॉमन हो तो 2 से भाग दे दो तो और समीकरण थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो समीकरण जब छोटा हो जाएगा तो उसका गुणनखंड करने में हम लोग को बड़ी आसानी होगी। इस तरह से हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2 से भाग देंगे तो यह 6x होगा और माइनस हो जाएगा 400, इसमें भी 2 से भाग देंगे तो 2 गुना के 4 और 2 एकम 2, 2 छक्का 12 बराबर 0 हो गया। अब आगे इसका फैक्टर करना है बच्चों। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से समझ लेना बच्चों, माइनस 216 है तो माइनस 216 का हमको गुणनखंड करना है। तो हम लोग माइनस 216 का गुणनखंड कैसे करेंगे ध्यान देना। गुणा करने पर माइनस 216 होना चाहिए, ऐसा जैसे देखिए इसका गुणनखंड 1 है, इसका जो गुणांक है 1 है तो x स्क्वायर का गुणांक और जो कांस्टेंट है इसका गुणा करेंगे तो यह माइनस 216 देगा। अब माइनस 216 का गुणनखंड करेंगे बच्चों, तो 216 का गुणनखंड करेंगे, मान लेता हूं 4 से काट रहा हूं तो 4 5 20, 4 चौका 16, ठीक है। और फिर इसमें अगर देखें तो 2 से अगर काट दें तो 2 गुना के 4, 2 साते 14 और फिर अगर 3 से काट दें तो 3 9 27 हो जाएगा और यहां से फिर इसका गुणनखंड करें तो 3 3 के 9 हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना के 6 3 18, 18 गुणे 12 कर दें बच्चों, जरा देख लीजिएगा 18 गुणे 12 पर बन रहा कि नहीं। 18 में से 12 निकालेंगे 6 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब इस तरह से सेट करना पड़ता है बच्चों। यहां से देखिए क्या हुआ, जैसे अब यहां से इन सबों का गुणनखंड को गुणा करके केवल 2 खंड बनाना है और 2 खंड ऐसा बनाना पड़ेगा कि जिसको जोड़ने या घटाने पर माइनस 6 हो जाना चाहिए और गुणा करने पर माइनस 216 होना चाहिए। तो 12 गुणे 18 अगर करेंगे तो यह माइनस 216 लाना है। तो इसका मतलब बड़े वाले संख्या को मैं माइनस में कर दूं तो माइनस 18 और माइनस 12 ही ऐसी 2 संख्या बन रही है जिसका अगर गुणा कर दें तो माइनस 216 आ जाएगा और इनको अगर जोड़ दिया जाए तो 12 में से 18 घटाएंगे तो माइनस 6 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग लिखेंगे क्या बच्चों, यहां से लिखेंगे हम लोग कि x स्क्वायर
माइनस, यहां से मैं लिख दे रहा हूं या प्लस 12x कर दे रहा हूं, 12 को पहले लिख दूं और माइनस 18x कर दूं और माइनस 216 कर दूं बराबर 0 कर दूं। तो यहां से क्या होगा बच्चों, ध्यान देना, यहां से हो जाएगा x स्क्वायर, तो x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 12 आ जाएगा और माइनस 18 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 12 ये भी आ जाएगा बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बच्चों, x प्लस 12 आएगा और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 18 आएगा बराबर 0 आ जाएगा। तो हम लोग को x का मान ज्ञात करना है। तो यहां से अगर मैं देखूं, यदि लिखता हूं कि x प्लस 12 बराबर 0, यदि x प्लस 12 बराबर मैं 0 करूं तो x बराबर माइनस 12 आ जाएगा। और यदि x माइनस 18 बराबर मैं 0 करूं बच्चों, तो यह x बराबर 18 आ जाएगा। तो माइनस वाली देखिए, जब किसी दूरी को अगर देखा जाए तो दूरी जो सदैव धनात्मक ली जाएगी, अर्थात माइनस 12 को हम लोग कैंसिल कर देंगे और 18 वाले को लिया जाएगा। तो इसका मतलब सवाल में क्या कह रहा था कि इसके भुजा की परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी इन वर्गों के भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो अर्थात x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहां से ध्यान देना, अगर x का मान हम लोग यहां से लिखें तो y का मान निकल सकता है। तो इस तरह से अगर हम लोग आंसर देखें तो यहां से लिखेंगे वर्ग ABCD की माप, वर्ग ABCD की माप जो होगा बच्चों, यह हो जाएगा 18 मीटर हो जाएगा। ये तो 18 मीटर ही आएगा। और वर्ग PQRS की माप देखें, वर्ग PQRS की माप अगर देखेंगे बच्चों तो यह कितना आ जाएगा, x y यह है तो यह हो जाएगा x माइनस 6 आएगा, यानी यहाँ पर जो y है यह है x माइनस 6 है, तो x की जगह पर 18 लिखेंगे और माइनस 6 लिखेंगे तो यह हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो वर्ग PQRS की जो माप आएगी वो 12 मीटर आ जाएगी। तो वर्ग PQRS की माप जो होगी बच्चों, यह हो जाएगी 12 मीटर आ जाएगी। अब आंसर को थोड़ा चेक कर लीजिएगा कि दोनों के परिमापों का अंतर जो दे रहा था वो दे रहा था 24 मीटर। अर्थात अगर हम लोग देखें, अर्थात यहां से x माइनस वाई बराबर 6 भी आना चाहिए, तो क्या दोनों का अंतर 6 का आ रहा है, 12 और 6 18 हो जाएगा। और उनके वर्गों का योगफल चेक कर लीजिएगा, 468 मीटर स्क्वायर आ जाना चाहिए। तो इस तरह से हमें यकीन है बच्चों कि आप लोगों को यह क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों को बताया, और आप लोगों की तरफ से जितना क्वेश्चन आए थे बच्चों हमने बता करके आप लोगों को देने का, वीडियो के माध्यम से देने का काम किया है। और यदि कोई क्वेश्चन न लग रहा हो तो आप लोग जरूर कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, और नहीं तो हम ये समझ लें कि आप लोग पूरा सवाल लगा चुके हैं और हम अगला लेसन जल्द से जल्द शुरू कर सकें। इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।